शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 14। कथावाचक निधि सहगल। उपेंद्र और सतीश के चले जाने पर किरणमयी किवाड़ बंद करके वहीं खड़ी रही। अंधेरे में उसकी दोनों आंखें हिंसक जंतु की तरह जलने लगीं। उसे ऐसा लगा कि दौड़कर यदि किसी के वक्ष स्थल पर काट लूं तो मेरी जान बचे। हाथ के चिराग को ऊंचाई पर उठाकर उन्मादों की तरह बोली, आग लगा देने का उपाय होता तो आग लगा देती। आग लगाकर जहां इच्छा होती चली जाती। चिल्लाहट पुकार मचाकर थोड़ा थोड़ा करके वे जल जाते, शत्रुता करने का समय नहीं पाते। जाड़े की रात में भी उसके ललाट पर पसीना निकल पड़ा था। उसे हाथ से पहुंचते पहुंचते सहसा अपने को धिक्कार देकर वह बोल उठी, क्यों मैं खबर भेजने गई? क्यों अपने पैरों पर मैंने कुल्हाड़ी चला दी? लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये सब अभागिनी बुढ़िया का काम है। अपने लड़के के साथ मिलकर उसी ने ऐसी हालात पैदा कर दिए हैं। सतीश की बातें बिच्छू के डंक की भांति रह रहकर जलाने लगी। इन दोनों आदमियों ने कुछ बातें अवश्य सुनी हैं, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं था। लेकिन कितना और क्या क्या सुन चुके हैं ये ठीक तौर से समझ न सकने के कारण वो और भी छटपटाने लगी। उसको पति और सास दोनों ने ही मिलकर समझाया था कि उपेन की तरह भला आदमी कोई नहीं है। उसके आ जाने से फिर कोई कष्ट न रहेगा। उसने क्यों विश्वास किया था? क्यों उसने अपने हाथ से ही पत्र लिखा था? अंधेरे सीढ़दार आंगन में एक तरफ खड़ी रहकर ये क्रोधोन्मत्त नारी इन लोगों के झूठे षड्यंत्रकारी पेशाची स्वभाव आदि के कितने ही आरोप लगाकर भी तृप्ति न पा सकी। क्रोध और हिंसा ने उसके हृदय में भयंकर तूफान उठा दिया था। उसका कण मात्र व्यक्त कर देने की भाषा भी जब उसे याद नहीं पड़ी, तब वह तन मन से प्रार्थना करने लगी कि वह अर्धमृत आज ही रात को समाप्त हो जाए। 2 दिन के बाद सवेरे रसोई घर में बैठी किरण तरकारी काट रही थी। नौकरानी ने आकर खबर दी, डॉक्टर साहब आए हैं। किरण ने कहा, जाकर उनसे कह दे माँ आज अच्छी हैं। दासी कुछ आश्चर्य में पड़ गई। कुछ देर तक देखती रहकर बोली, वह उसी कमरे में बैठे हुए हैं। उसकी बात के विशेष अर्थ की ओर तनिक भी ध्यान न देकर किरण ने सहज भाव से कहा, उसकी दवा तो कोई खाता नहीं, फिर भी वो क्यों आता है मैं नहीं जानती। तू अपने काम पर जा, वह स्वयं ही चला जाएगा। इस डॉक्टर की दवा काम में नहीं आती, दासी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए इसके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु क्यों वह आता है ये प्रश्न पूर्ण रूप से नया था। वह आश्चर्य में पड़कर सोचने लगी, कल संध्या को मैं घर चली गई थी। इसी बीच हठात कोई ऐसी घटना हो गई है कि डॉक्टर का इस मकान में आना तक अनावश्यक हो गया है। फिर भी साहस करके वो एक बार बोली, अच्छा मैं तरकारी काट देती हूँ, तुम एक बार हो आओ ना। किरणमयी अत्यंत रूखे भाव से बोली, तू जा, अपना कुछ काम काज हो तो जाकर कर। इस आकस्मिक तथा अत्यंत अनावश्यक उग्रता से दासी एकदम सहम गई। इस घर में वह बिल्कुल ही पुरानी न होने पर भी नई नहीं थी। इसके पूर्व भी ऐसे अकारण रूखेपन का परिचय वह पा चुकी है, किंतु ठीक इस प्रकार की बात स्मरण न कर सकी। कोई और समय होता तो वह भी शायद क्रोध करती, किंतु आज उसने नहीं किया। अति आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर चुप रहकर धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोली, वह काम में लगी हुई हैं, इस समय आप जाएं। डॉक्टर पैरों के पास बैग रखकर उसी चौकी के पास बैठा था। बोला, काम में लगी हुई हैं, काम तो मुझे भी है। दासी ने कहा, तो जाओ ना बाबू। डॉक्टर अवाक रह गया। बोला, एक बार जाकर कह दो मुझे एक विशेष काम है। दासी ने कहा,
आप समझते क्यों नहीं हो बाबू? मैंने खूब कहा है और अधिक ना कह सकूंगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, आज आप जाएं। ये कहकर वो चली गई। इस अवहेलना और लांछना ने पहले तो डॉक्टर को गंभीर आघात पहुंचाया, किंतु दूसरे ही क्षण एक लज्जाजनक दुर्घटना की संभावना उसके मन में उठने के साथ ही वह भीतरी बात क्या है सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। उसको प्रतीक्षा करने में आपत्ति नहीं थी और प्रतीक्षा करता ही रहा, किंतु कोई भी लौटकर नहीं आया। तब खड़ा खड़ा कितना क्या सोचकर चले जाने का विचार करके बैग उठाकर जब खड़ा हुआ और निगाह उठाई तो देखा कि दरवाजे के सामने ही किरणमयी है। डॉक्टर ने अपने उद्धत अभिमान को रोक कर कहा, जरा हटो, बड़ी देर हो गई और भी बहुत से रोगी राह देख रहे हैं। माँ जी अच्छी है ना? अच्छी हैं, कहकर किरणमयी एक ओर हटकर खड़ी हो गई, किंतु डॉक्टर के पैर उठे नहीं। फिर भी जाने का प्रस्ताव स्वयं ही करके खड़ा रहना भी कठिन हो गया। किरणमयी मुस्कुराने लगी, बोली, जाओ ना। डॉक्टर ने मुंह ऊपर उठाकर भौहें सिकोड़कर कहा, तुम क्या समझती हो कि मैं जाना नहीं जानता? मैं क्या पागल हूं कि समझूंगी कि तुम जाना नहीं जानते? हाँ, डॉक्टर कितने रोगी तुम्हारी राह देखते होंगे, सुनूं तो? कहकर और मुंह घुमाकर वह हंसने लगी। कुपित डॉक्टर की पहले यही इच्छा हुई कि उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर बंद कर दे, किंतु ये काम तो संभव नहीं था। केवल बोला, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मकान है मेरा, जाना तो तुमको ही होगा। मैं जा रहा हूं। कहकर ज्यों ही वह जाने को तैयार हुआ त्यों ही किरणमयी ने दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मार्ग रोककर कहा, जा रहे हो, किंतु ये जानकर जाओ कि यही जाना अंतिम जाना है। उसके कंठ स्वर और चेहरे के आकस्मिक परिवर्तन से डॉक्टर शंकित हो उठा, लेकिन मुंह से बोला, अच्छी बात है, यही तो अंतिम जाना है। किरणमयी बोली, सचमुच ही अंतिम जाना है? जबकि तुम आ गए हो तब स्पष्ट रूप से ही सब जान जाओ। अच्छा, वहां उसी जगह बैठ जाओ, अब खोल कर कहती हूं। ये कहकर डॉक्टर का बैग लेकर उसने स्वयं भूमि पर रख दिया और कुर्सी दिखाकर बोली, रसोई बन रही है, समय नहीं है, संक्षेप में कहती हूं। इसी समय दासी ने आकर खबर दी, दो बाबू आ रहे हैं। उसके साथ ही जूते की आवाज सुनकर किरणमयी व्याधमय से भीत हिरणी की भांति दासी को जोर से ठेलकर कमरे से दौड़कर भाग गई। डॉक्टर और नौकरानी आश्चर्य में पड़कर एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। थोड़ी ही देर बाद जूते की आवाज द्वार के निकट आकर रुक गई। डॉक्टर ने देखा दो अपरिचित भले आदमी हैं। दोनों भले आदमियों ने देखा डॉक्टर हैं। उनके कोट के पॉकेट से हृदय परीक्षा के चोंगे ने अपनी गर्दन बढ़ाकर परिचय दे दिया। उपेंद्र और सतीश ने देखा डॉक्टर का चेहरा अत्यंत सूखा है। दुर्घटना की आशंका करके पूछा, आपने कैसा हाल देखा डॉक्टर साहब? डॉक्टर मौन रहा। उसका चेहरा और भी काला हो गया। उपेंद्र ने और अधिक शंकित होकर प्रश्न किया, अब कैसे हैं? तो भी डॉक्टर ने बात नहीं की। विहल की भांति वह ताकता रहा। दासी ने कहा, तुम जाओ ना डॉक्टर साहब, अभी खड़े क्यों हो? डॉक्टर व्यग्र होकर बैग उठाकर बोला, मैं जाता हूं, मुझे बहुत काम है। कहकर उपेंद्र और सतीश के बीच से ही वह तेजी से नीचे उतर गया और इस महाजन के पदानुसरण करके दासी कहाँ विलीन हो गई ये बात जानी भी नहीं गई। उस सुनसान टूटे मकान के टूटे बरामदे में दिन के 9 बजे उपेंद्र और सतीश चुपचाप आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद सतीश बोला, उपेंद्र भैया, हारान बाबू की माँ क्या पागल है? उपेंद्र बोले, वह हारान भैया की माँ नहीं है,
और कोई है, संभवतः दासी है, किंतु मैं सोचता हूं डॉक्टर उस तरह क्यों चला गया। सतीश बोला, ठीक चोर की भांति मानो पकड़े जाने के भय से भाग गया। उपेंद्र अन्यमनस्क भाव से बोले, प्रायः कहीं कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वो कमरा हरान भैया का है ना? सतीश बोला, हाँ चलो उसमें, किंतु हठात घुसने का साहस नहीं हो रहा है। मुझे डर लग रहा है, शायद कोई घटना हुई है। सतीश बोला, ऐसी बात होने से रोने धोने के लिए आदम जुट जाते, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही समय में दिखाई पड़ा उस ओर बरामदे से घुसकर किरणमयी आ रही है। जान पड़ता था मानो अभी अभी वो रो रही थी, आंखें पोंछकर चली आ रही है। कल दीपक के प्रकाश में जो मुंह सुंदर दिखाई पड़ रहा था, आज दिन के समय सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट समझ में आ गया। ऐसा सौंदर्य पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा, जीवित भी नहीं, चित्रों में भी नहीं। बहू ने कहा, आज हम लोग तैयार नहीं थे। मैंने सोचा था कहे जाने पर भी शायद ना आ सकेंगे। सतीश की ओर देखकर सहसा मुस्कुराकर बोली, बबुआ जी भी हैं? आज सतीश ने सिर झुका लिया। उपेंद्र ने पूछा, हरान भैया कैसे हैं? बहू ने उत्तर दिया, वैसे ही, चलिए उस कमरे में चले। हरान के कमरे में उनकी मां अघोरमयी बिछौने के पास बैठी हुई थी। उपेंद्र के प्रणाम करते ही ऊंचे स्वर से रो पड़ी। हरान थके गले से मना करके बोला, चुप भी रहो मां। उपेंद्र लज्जा से, दुख से एक ओर बैठ गए। सतीश इस तरह उस ओर देखकर मुंह को यथासाध्य भारी बनाकर उस काठ के संदूक पर जाकर बैठ गया। बहू पल भर खड़ी रहकर सतीश की तरफ विद्युत कटाक्ष फेंककर बाहर चली गई, मानो स्पष्ट धमका गई, तुम लोग ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 14। कथावाचक निधि सहगल।